हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम 8 फरवरी 2026 को जो सीटेट सीडीपी पेपर 2 हुआ है उसकी आंसर की और एनालिसिस करने जा रहे हैं। जी, और हमारा लक्ष्य है 30 में से 30 पक्के। बिल्कुल, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक परफेक्ट स्कोर की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो सटीक उत्तर और एक बेहतरीन समझ के साथ चलिए इस पेपर का विश्लेषण करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए पेपर के ओवरऑल लेवल की बात करते हैं। कैसा था आज का पेपर? देखिए, आज का पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं हम। हाँ, मतलब कल के मुकाबले तो ये काफी आसान और कॉन्सेप्चुअल था। बिल्कुल सही कहा। इसमें सबसे जरूरी बात ये थी कि ये पेपर रटने पर नहीं था, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, फैक्चुअल नहीं। सही, इसीलिए मुझे लगता है कि इस पेपर में एक अच्छा प्रयास 28 से 30 मार्क्स का माना जाएगा। आराम से। जैसा कि हमारी टैगलाइन भी कहती है, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को समझा है तो ये पेपर आपके लिए हलवा था। एकदम। तो अब उस मास्टर स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जिससे कई सवाल मतलब बहुत आसानी से हल हो सकते थे। एलिमिनेशन मेथड। जी, हटाओ और चुनो। इसका सीधा सा नियम है, ऑप्शंस में नेगेटिव शब्द ढूंढो और उन्हें बाहर कर दो। हाँ, तो इसमें 2 तरह के शब्दों पर ध्यान देना था। एक तो नेगेटिव शब्द जिन्हें हटाना है। कौन कौन से थे वो? जैसे स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण। बिल्कुल। फिर सेग्रीगेशन मतलब अलग करना। पैसिव यानी निष्क्रिय होना, या फिर रोट मेमोराइजेशन रटना। और ओवरलुक मतलब ऊपर ऊपर से देख लेना। ये सब नेगेटिव हैं। और फिर आते हैं पॉजिटिव शब्द जिन्हें हमें चुनना था। जी, इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी था स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ या ढांचा। सोशल इंटरैक्शन, सोशल पार्टिसिपेशन। ये भी फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग और मास्टरी ओरिएंटेशन। ये शब्द दिखते ही समझ जाना था कि जवाब यहीं कहीं है। इसी से जुड़ी एक और स्ट्रैटेजी थी फॉल्स स्टेटमेंट्स को पहचानना। हाँ, जैसे एक ऑप्शन था टीचर शुड अवॉइड कोलैबोरेशन। ये तो सरासर गलत है। बिल्कुल। या लर्निंग इज पैसिव, ये भी गलत है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फिक्स्ड, ये भी गलत है। जैसे ही ये सब दिखे उस ऑप्शन को काट देना था। चलिए, ये तो स्ट्रैटेजी की बात हो गई। अब आते हैं पेपर में आए कुछ मुख्य मनोवैज्ञानिकों और उनके सिद्धांतों पर। सबसे पहले वाइगॉत्स्की का तो एक ही मंत्र है, समाज, सहयोग और मदद। सपोर्ट। बिल्कुल, यही सीखने की कुंजी है। जी, और इससे जुड़े 2 मुख्य प्रश्न थे। पहला, जब टीचर हिंट या क्लू देता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका जवाब है स्कैफोल्डिंग, पाड़ या आलंबन। बिल्कुल। और दूसरा सवाल? दूसरा था कि अलग अलग लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? इसका जवाब भी वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में ही छिपा है। आपको बच्चे के करंट लेवल को देखना है और फिर उसे सपोर्ट देना है। अच्छा, अब बात करते हैं जीन पियाजे की। हाँ, पियाजे से जुड़ा एक बहुत ही सीधा सवाल था कि बच्चा दुनिया की समझ कैसे बनाता है? और इसका जवाब है एक्टिव कंस्ट्रक्शन यानी सक्रिय निर्माण के द्वारा। बच्चा खुद अपना ज्ञान बनाता है। पियाजे से संबंधित एक और प्रश्न था, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस, ये किस स्टेज में आती है? ये उनकी आखिरी स्टेज में आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जी, और एक और सवाल था कि नए विचारों को जोड़ने और अनुकूलन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन कहते हैं, मतलब समायोजन या अनुकूलन। सही। इसके बाद है कोलबर्ग और समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। एक प्रश्न था कि समाजीकरण में दोस्तों मतलब पीयर्स का क्या रोल है? ये बहुत अच्छा सवाल था। इसका जवाब है सेकेंडरी बट हाईली इन्फ्लुएंशियल, मतलब द्वितीयक लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली। हाँ, देखिए, स्कूल जाने पर परिवार का रोल खत्म नहीं होता, लेकिन दोस्तों का असर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सही बात है। और छोटे बच्चों में नैतिकता का आधार क्या होता है? 2 चीजें, एक तो ईगोसेंट्रिज्म, आत्मकेंद्रित होना, और दूसरा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, सजा से बचने के लिए बात मानना। बिल्कुल। चलिए अब कुछ और जरूरी विषयों पर नजर डालते हैं जो पेपर में पूछे गए। पहला है विकार और अक्षमता, अंडरस्टैंडिंग डिसऑर्डर्स। जी, पढ़ने में दिक्कत या फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग की समस्या को क्या कहते हैं? इसे डिसलेक्सिया कहते हैं, पठन वैफल्य। अच्छा, एक और सवाल था कि क्या संवेदी विकार मतलब सेंसरी इम्पेयरमेंट एक लर्निंग डिसेबिलिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। डिस्ग्राफिया एक अधिगम विकार है, लेकिन सेंसरी इंपेयरमेंट नहीं। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट था कि अगर सामाजिक विकास खराब हो तो शारीरिक विकास भी देर से होता है। हाँ, क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड है। बिल्कुल। अगला टॉपिक है समावेशी शिक्षा, द इंक्लूसिव क्लासरूम स्ट्रैटेजी। आज के समय का सबसे जरूरी टॉपिक। तो अलग अलग क्षमता वाले बच्चों के लिए स्टैंडर्डाइजेशन को खत्म करना चाहिए और डाइवर्स मेथड्स का उपयोग करना चाहिए। एक साइज सबको फिट नहीं होता। सही। तो एक समावेशी कक्षा होती कैसी है? इसमें 3 चीजें होती हैं, लर्निंग गोल्स, सपोर्ट और असेसमेंट। और इसमें सही शब्दावली का प्रयोग भी बहुत जरूरी है ना? बहुत ज्यादा। जैसे विकलांग छात्र नहीं कहना है, बल्कि छात्र जिसे विकलांगता है। जी, इसे पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं, पहले व्यक्ति फिर उसकी विकलांगता। ये बहुत अहम बात है। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग प्रोसेस पर भी सवाल थे। हाँ, समस्या को हल करने का सही तरीका क्या है? उसे छोटे छोटे भागों में बांटना, मतलब विभाजन विधि। और गलत तरीका? ऊपर ऊपर से देख लेना, ओवरलुक करना। और अर्थपूर्ण शिक्षा मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्या जरूरी है? बच्चे के अपने अनुभवों को, उसके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को महत्व देना। ठीक है।
और सीखने में बाधा डालना यानी इंटरफेरेंस, ये एक रुकावट है। जी अब बात करते हैं प्रेरणा और संवेग की, मोटिवेशन एंड इमोशन। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। शिक्षा में अब प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस से महारत यानी मास्टरी की ओर एक शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि डर, फियर और परिहार, अवॉइडेंस, ये दोनों नकारात्मक है। मतलब क्लास का माहौल सीखने के लिए होना चाहिए, खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए नहीं। एकदम सही, प्रूव करने के लिए नहीं। जेंडर और समाज से भी प्रश्न थे। एक कथन था, पुरुष स्ट्रांग और महिलाएं सेंसिटिव होती हैं। ये क्या है? ये क्लासिक जेंडर स्टेरियोटाइप है, लिंग रूढ़िवादिता। और ये कथन कि स्कूल और पाठ्यक्रम जेंडर भूमिकाओं को प्रभावित करते हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है। NEP 2020 और मूल्यांकन असेसमेंट पर भी प्रश्न था। हाँ, मूल्यांकन में पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट पर बहुत जोर है। और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स और यूनिटरी मेथड्स को उन्हें खत्म करना है, वो अब पुराने हो चुके हैं। और एक रचनावादी कक्षा मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास, उसमें बच्चा कैसा होता है? टीचर सेंटर्ड तो बिल्कुल नहीं होता, वो एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। बिल्कुल। अंतिम विषय था वृद्धि, आनुवांशिकता और पर्यावरण। ग्रोथ, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो विकास का कारण क्या है? आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया, इंटरैक्शन, हमेशा। और सबसे तेज शारीरिक विकास, रैपिड फिजिकल ग्रोथ कब होता है? इन्फेंसी में, शैशवावस्था में। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि CDP मुश्किल नहीं थी। नहीं, मुश्किल बिल्कुल नहीं थी, बस ये आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग की परीक्षा थी। बिल्कुल एकदम सही। जैसा हमने शुरू में कहा था, कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे तो 30 में 30 लाना बिल्कुल संभव था। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।